उदित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका मकसद है संस्कृत को बढ़ावा देना, संस्कृत के उत्थान के लिए जो काम किए जा रहे हैं उस संबंध में चर्चा करना। आपने हाल ही में जो संस्कृत लैब बनाई है, उसका विचार मन में कैसे आया और कैसे इस परिकल्पना को आपने साकार रूप दिया? सर ये मेरे मन में विचार जो है, जब मैं बीएड कर रहा था तब से ही था। बच्चे जो है हमारे संस्कृत पढ़ने में उनको कोई अरुचि नहीं है। कई बार हमारी विषय वस्तु से उनको अरुचि होती है, जो हमारा कंटेंट है उससे वो बोर हो जाते हैं। तो वो हमेशा, अब जब मैं यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय एनआईटी अगरतला में नियुक्त हुआ तो बच्चे हमेशा, मैं जब उनको बोलता था कि संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है तो बोलते थे विज्ञान की तो प्रयोगशालाएं होती हैं और केमिस्ट्री लैब होती है, फिजिक्स लैब होती है, लेकिन संस्कृत की तो कोई ऐसी लैब नहीं दिखती। अच्छा। भाषा प्रयोगशाला हमारे यहाँ पहले से थी, लेकिन हमने संस्कृत प्रयोगशाला बच्चों की जिज्ञासा को और बढ़ाने के लिए, संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है और उनको और ज्यादा उसमें इन्वॉल्व करने के लिए मैंने संस्कृत लैब यहाँ पर बनाई, संस्कृत प्रयोगशाला। मतलब ये विचार मेरे मन में आया। अरे वाह। और उसको मैंने 2 साल, लगभग 2 साल से उसको मैं तैयार कर रहा हूँ। तो अभी वो अपने ये समझ लीजिए प्राथमिक चरण में ही है और काफी उसमें हमने प्रयास करके बहुत सारे ऐसे गेमिफिकेशन के साथ हमने उसको किया, क्योंकि हमारा रिसर्च वर्क गेम बेस्ड लर्निंग पे हुआ है, संस्कृत गेम्स के निर्माण के तहत हुआ है। तो इस, क्योंकि हमारे हर विद्यालय में सारी डिवाइस और मोबाइल, कंप्यूटर ये सब मौजूद हो, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम गेमिफिकेशन के थ्रू हम बच्चों को और अच्छे से ऐसी प्रयोगशालाएं बना के सिखा सकते हैं। मतलब ये जो प्रयोगशाला आपने तैयार की है, उसका मकसद यही है कि बच्चों को आसान तरीके से संस्कृत सिखाना और संस्कृत में उन्हें आगे बढ़ाना। जी, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसमें शिक्षक का जो प्रतिभागिता कम होती है, बच्चों की ज्यादा होती है। वो स्वयं से उसमें पढ़ते हैं और सीखते हैं और खेलते हैं, ऐसा। तो इस प्रारंभिक स्वरूप में आपकी जो संस्कृत लैब है वो कितना महत्वपूर्ण काम कर रही है और किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं? जो सोच आपने रखी थी वो अब साकार हो रही है। मैं इसको जो है, अगर ये कहें कि ये पहली प्रयोगशाला है, केंद्रीय विद्यालयों में तो अभी तक कहीं भी नहीं है। और मुझे लगता है संस्कृत प्रयोगशाला इस नाम से या इस प्रकार की कोई भी प्रकल्प अभी तक हुआ नहीं है। इस वजह से एक ये महत्वपूर्ण मैं अपना ये कदम मानता हूँ और मुझे लगता है कि बच्चों के हित में जितना ज्यादा हो सके उतना हम शिक्षकों को करना चाहिए। और ये जो प्रयोगशाला है ये अभी बिल्कुल एक पहला कदम है। आगे बहुत हर जगह अगर ये बहुत सक्सेस रहा, अगर इसमें हम सफल रहे, क्योंकि इसका डेटा हम जुटा रहे हैं अभी, बच्चों को कितना बेनिफिट हो रहा है इसका डेटा जुटा रहे हैं और उसके आधार पर हम इसको और आगे प्रस्तावित करेंगे कि अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर को प्रस्तावित करेंगे कि सभी विद्यालयों में ऐसा प्रकल्प किया जाए जो अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। मुदित जी, उत्तर पूर्व का एक प्रमुख राज्य है त्रिपुरा और उसकी राजधानी अगरतला में आप पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ संस्कृत का क्या माहौल है, थोड़ा इस बारे में बताइए और किस प्रकार से संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर कार्य किया जा रहा है? यहाँ पर वैसे तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का एक परिसर यहाँ पर खुला हुआ है, एकलव्य परिसर नाम से। तो संस्कृत के बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो उच्च शिक्षा में तो जाते हैं, लेकिन स्कूल स्तर पर संस्कृत यहाँ केवल कक्षा 6 और 7 में पढ़ाई जाती है। राज्य विद्यालयों में भी और केंद्रीय विद्यालयों में 6, 7, 8, 9, 10 तक भी पढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ मुख्य भाषा है बांग्ला और कोकबोरोक जो यहाँ की त्रिपुरी भाषा है, वो ट्राइबल लैंग्वेज है। और मेरा विद्यालय प्रॉपर ट्राइबल एरिया में है, जिसमें लगभग 50% से अधिक बच्चे ट्राइबल ही पढ़ते हैं और बांग्ला वो बोलते हैं। तो बांग्ला और संस्कृत का बहुत ज्यादा पास समीप्य है और इस वजह से बच्चों को संस्कृत सिखाना बहुत आसान है और उनकी रुचि भी है। उनकी रुचि इस वजह से है कि वो एक्चुअल में उनको पढ़ना नहीं है, उनको सीखना है और वो भी सीखना है खेल खेल में, क्योंकि शंकराचार्य जी ने कहा है बाला तावत क्रीड़ा सक्ता। बच्चों की हमेशा रुचि क्रीड़ा में होती है और उसी ये लैब उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। बिल्कुल। और मैं इसी पथ पर मैं आगे चलना चाहता हूँ।
नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण। और आपने कहा कि जब बच्चों में रुचि है संस्कृत सीखने की, तो जो दायित्व आपने लिया है वो ज़रूर एक वृहद रूप लेगा, ऐसा हम आशा रखते हैं। थोड़ा-सा उस लैब के बारे में बताइए, उस प्रयोगशाला के बारे में बताइए, किस प्रकार से आप संस्कृत सिखाते हैं? कुछ उदाहरण देकर हमारे श्रोताओं को बताइए। जी। इसमें मैंने प्रयोगशाला में जब आप प्रवेश करेंगे तो जो भी वहाँ प्रत्येक वस्तु जो भी आपको दिखेगा वो सब वहाँ पर संस्कृत में उसका लिखा हुआ दिखेगा, सब कुछ संस्कृत में है। वहाँ पर हमने कुछ ऐसे परियोजनाएं तैयार की हैं, जैसे एक परियोजना है बर्फी। बर्फी, इसको मैंने सेल्फी के कॉन्सेप्ट पे बनाया है। अच्छा। बर्फी, हाँ, सेल्फी जैसे हम अपनी सेल्फी लेते हैं, ऐसे इसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की फिल्मिंग करते हैं। अच्छा। यानी बच्चे को एक क्रिया देते हैं, संस्कृत की क्रियाएं हैं, वर्ब्स होती हैं, उसको वो फिल्म करता है। जैसे मैंने उसको क्रिया दिया पठती, अब वो उस फ्रेम में पढ़ने की अभिनय करेगा और उसका वो फोटो लेने का भी अभिनय करेगा कि पढ़ते हुए फोटो ले रहा है। इससे दो चीजें होती हैं, जो दूसरे बच्चे हैं वो ये सीखते हैं कि ये पठती का मतलब पढ़ रहा है, पढ़ता है, ऐसा होता है। दो बच्चे अगर वहां पर हैं तो पठता, अगर तीन बच्चे या उससे अधिक हैं तो पठंती। इस तरीके का क्रियाएं सिखाने के लिए बर्फी नाम का एक टूल हमने तैयार किया है। ओके। एक टूल ऐसा है जिसको हम स्नेक लैडर हम सामान्यतः खेलते हैं, लेकिन संस्कृत में है ये संस्कृत में है। बच्चे इसको जब खेलते हैं तो संस्कृत में ही उच्चारण करते हैं, एकम द्वय त्रीणि चत्वारि पंच षट, जितना उनका नंबर आता है, अंक आता है, वो आगे उस संस्कृत में बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार वो 100 तक संस्कृत की गिनतियां सीखते हैं। अच्छा। ऐसे ही एक हमने बनाई है, दीवार पर घटी है, समय घटी बनाई है, जिसमें वो बहुत बड़ी सी घटी है, उसमें बच्चे स्वयं जाकर, उसमें लिखा हुआ है प्रॉपर गाइडेंस के साथ, उसमें दिशा निर्देश दिए हुए हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। तो बच्चे स्वयं से 1 बजे, तो एक की जगह पर एक लिखा हुआ है और बजे की जगह वादनम लिखा हुआ है, एक वादनम, द्विवादनम, इस तरीके से बच्चे वहाँ समय सीखते हैं। मतलब इस तरीके से आपने चीजें ऐसी इजाद की हैं जिसके माध्यम से आप जी बिल्कुल संधि पढ़ाने के लिए कठपुतली वगैरह का भी प्रयोग हम कर रहे हैं इसमें। अच्छा। और बच्चों की परियोजनाएं जो बनाते हैं उनका प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। और इस समय तो हम देख भी रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं। न केवल भारत के लोग संस्कृत सीखने के लिए बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि जो हमारे विदेशी लोग हैं जो दूसरे देशों में बसते हैं वो भी संस्कृत को सीख रहे हैं। ये कितना महत्वपूर्ण एक पहलू मानते हैं आप संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से? संस्कृत को बढ़ावा इसलिए भी देना चाहिए कि जो अभी वर्तमान युग है, वर्तमान समय है, उसमें संस्कृत एक तो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, एक भाषा के रूप में तो है ही, हमारे मूल्यों को सहेजने की एक बहुत बड़ी ये इसके पास जो खजाना है वो और किसी के पास नहीं है और किसी भाषा के पास नहीं है। और इसमें जो साहित्य है वो साहित्य वास्तव में पूरा वह मूल्यों पर आधारित साहित्य है, समाज को एकदम बिल्कुल सही दिशा देने वाला साहित्य है। इस वजह से संस्कृत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए हम शिक्षकों को, विशेष रूप से संस्कृत शिक्षकों को, इसके लिए बहुत अत्यधिक जो है प्रयास करने की जरूरत है। क्योंकि ये भ्रम है लोगों का कि संस्कृत बहुत कठिन भाषा है, किंतु संस्कृत से सरल कोई भाषा हो नहीं सकती। जैसे हम कंप्यूटर की भाषाएं सीखते हैं वैसे ही बिल्कुल संस्कृत की भाषा है और बिल्कुल कोई भी इसमें एरर नहीं है, जैसे कहते हैं सिंटैक्स एरर नहीं है। बहुत सारी ऐसी इसकी खूबियां हैं, बच्चों को ऐसा बता के और ये किया जाता है। और बहुत इसमें खुशी की बात यह है कि इस समय लोगों की रुचि बहुत ज्यादा बढ़ी है, संस्कृत की तरफ रुझान बढ़ा है और इसको लेके और उत्साह हमारा बढ़ता है काम करने को लेकर। संचार के दो सशक्त माध्यम आकाशवाणी और दूरदर्शन ने भी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण काम किया है। आकाशवाणी पर लगातार संस्कृत समाचारों का प्रसारण हो रहा है, संस्कृत के दूसरे कार्यक्रमों का प्रसारण हो रहा है। वहीं पर दूरदर्शन लगातार एक कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है, वार्तावली। तो ये भी दो ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिससे संस्कृत को काफी ऊंचाइयां हासिल हुई हैं। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, इनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने हम शिक्षकों की बहुत मदद की है। जैसे हमारे विद्यालय में शनिवार के दिन
संस्कृत में पूरी प्रातः प्रार्थना सभा होती है, उसमें संस्कृत के समाचार होते हैं। तो आकाशवाणी के माध्यम से और वार्तावली के माध्यम से बच्चे उसमें समाचार बोलना सीखते हैं और वहां से समाचारों को लेते हैं और उनको अच्छे से पढ़ते हैं। और ये मैंने उनको बता रखी है टाइमिंग सी इस समय समय पर कि इस समय पर ये वार्तावली आती है, इस समय पर आकाशवाणी में संस्कृत समाचार आते हैं, और वहाँ वेबसाइट पर जाकर आप उनकी जो है प्रतिलिपि भी देख सकते हैं। तो वो जो है बच्चे इस तरीके से आप लोगों के इन कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत अत्यधिक लाभान्वित हो रहे हैं और इसमें हमें बहुत मदद मिल रही है। अच्छा, आप राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भोपाल में आपने अध्ययन किया है, वहीं संस्कृत की पढ़ाई की है, तो आज उसका स्वरूप लगातार और विस्तार ले रहा है। अब वो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिणित हो चुका है। ये कितना महत्वपूर्ण पहलू है? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय सभी को पता है कि एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, संस्कृत के लिए जो काम कर रहा है, और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के रूप में पहले प्रतिष्ठित था, अभी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया। भोपाल परिसर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वहाँ मैंने जो शोध कार्य किया डॉक्टर नीलाभ तिवारी सर के अंडर में, तो उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पर हमको सीखने को मिला, और वहाँ से ही हमको ये प्रेरणा मिली कि हमको संस्कृत के लिए कितना और ज्यादा कार्य करने की जरूरत है। और ये जो विश्वविद्यालय है, मैं ये समझता हूँ कि इस विश्वविद्यालय के माध्यम से बहुत सारे लोग देश और विदेश में संस्कृत के प्रति और जागरूक होंगे, और ये विश्वविद्यालय अपने कार्य पथ पर और आगे बढ़ता रहेगा और ऐसे ही कार्य करता रहेगा। मोदी जी, आने वाले समय में और क्या विशेष योजनाएं हैं आपकी, ताकि आप संस्कृत को लेकर जो काम कर रहे हैं, जो उसको उत्थान के लिए लेकर प्रयास कर रहे हैं, वो और भी आगे बढ़ते जाएं, उसमें भी आपको सफलता मिलती जाए? जी, ये मेरा एक परियोजना संधियों पर चल रही है। संधियों का गेम लाने का एक परियोजना चल रही है, जो कि सर के अंडर में ही भोपाल परिसर से ही चल रही है। और यहाँ पर जो हमारे लैब है संस्कृत प्रयोगशाला, इसके अंतर मैं विज्ञान और गणित और अन्य अन्य विषयों के जो संस्कृत के जो टेक्स्ट हैं, उनको मैं प्रायोगिक रूप से इस लैब में और समाहित करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ, वो बच्चों के माध्यम से, जिससे वो विज्ञान और गणित को भी जान सके कि संस्कृत में कहाँ पर क्या चीजें हैं। तो आप लगातार जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं या फिर बाकी दूसरी जगह संस्थानों के लिए जो आप संस्कृत का योगदान दे रहे हैं, तो उसमें आप कुछ और भी माध्यमों का सहारा लेते हैं, गीत संगीत का, या कुछ ऐसे कंपटीशन भी कराते हैं जिससे संस्कृत के बारे में लोग और भी जाने समझें? बिल्कुल, संस्कृत को पढ़ाने के लिए, जैसे शब्द रूप याद कराने के लिए मैं बिल्कुल गा के उनको बोलता हूँ कि गा के याद करिए, क्योंकि शब्द रूप सामान्यतः हम गा के नहीं याद करते हैं। अच्छा। हम सामान्यतः ऐसे पढ़ाते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे वार्तावली में बहुत सारे गीतों का अनुवाद होता है, तो ऐसे ही हमने कुछ फिल्मी गीतों पर इस तरीके के गीतों का अनुवाद किया। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे बोलें तो किम शब्द का एक रूप होता है कह कऊ के चल रहा है। तो इसको मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, कह कऊ के कम कऊ कानकेन काभ्याम कई कस्मय काभ्याम के भ्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से संगीत के माध्यम से हम वो संस्कृत के उनको कनेक्ट करते हैं बच्चों के अनुसार। जो अभी का वर्तमान जो संगीत है उसमें भी हम कई बार उनको ऐड करने की कोशिश करते हैं। कोई और रचना सुनाई ना जिसमें आपने गाने के माध्यम से बच्चों को बताने का प्रयास किया है? गाने, ये एक तो ये हो गई किम शब्द के रूप। एक हमने जैसे धातु रूप जब पढ़ाते हैं क्रियापद, तो उसमें हम पढ़ाते हैं, तो एक गीत है हमारा, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं धातु रूप जो काम के, इस तरीके से एक वो है, तो हम इसमें पढ़ाते हैं, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं धातु रूप जो काम के, गाकर इनको याद करो और डर छोड़ो एग्जाम के, पठ धातु के लट लकार के एक वचन के रूप पढ़ेंगे, तो मेरे साथ बोलो, वह पढ़ता है सह पठती, तुम पढ़ते हो तुम पठसी, मैं पढ़ता हूँ अहम पठामी। इस तरीके से मैं उनको कुछ कुछ चीजें सिखाता रहता हूँ। तो ये एक मतलब अलग एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से हम संस्कृत को और भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जी बिल्कुल। क्या लगता है कि आने वाले समय में संस्कृत का स्वरूप क्या होने वाला है और ये किस प्रकार से एक रोजगार का माध्यम भी बनने वाला है?
संस्कृत जो है एक भाषा के रूप में तो है ही, लेकिन जब जब तक इसको आधुनिक विषयों के साथ हम जोड़ के जब आगे बढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि हम अभी तकनीकी के साथ और अन्य विषयों के साथ भी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, इस वजह से इसका और ज्यादा महत्व बढ़ा है। और आगे जो रोजगार के लिए है, अभी कुछ दिन पहले एक इस पे विषय पर चर्चा हुई थी, तो मैंने बहुत सारे ऐसे उसमें महत्वपूर्ण पहलुओं को बताया था जिसमें रोजगार संस्कृत के बच्चे रोजगार वहां पा सकते हैं। बस छोटी सी उनको एक और पहल करनी होगी, जैसे संस्कृत के साथ वो अन्य भाषाएं सीखें, तो वो भाषा अनुवादक के रूप में कार्य कर सकते हैं। वो संस्कृत के साथ कुछ अन्य तकनीकी विषय सीखें, जिससे वो अन्य तकनीकी विषयों में जो संस्कृत विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है वहां पर वो जा सकते हैं। जैसे मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ गेम बेस्ड लर्निंग, ऐप डेवलपमेंट, इसका कुछ प्रयास कर रहा हूँ, जबकि मैं प्योर संस्कृत का स्टूडेंट हूँ। कुछ हमारे और भी मित्र हैं, वो इस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं, संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं कि संस्कृत पढ़ने वाला अन्य विषयों को नहीं पढ़ सकता है। हमको लगता है अगर वो अन्य विषयों के साथ लेकर संस्कृत के जो गूढ़ विषय हैं उनको भी पढ़ेगा, तो वो और आगे उन्नति कर सकता है, आगे जा सकता है। चलिए, चलते चलते क्या कहना चाहते हैं हमारे साथियों से जो संस्कृत में रुचि रखते हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत में कुछ करना चाहते हैं? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, संस्कृत को कठिन बिल्कुल मत समझिए। एक बार संस्कृत के लिए प्रेम जगाइए और संस्कृत को एक बार बस पढ़ के देखिए, उसके नजदीक जाइए, वो अपने आप आपकी हो जाएगी। और संस्कृत का प्रेम जिनके हृदय में है वो ऑटोमेटिक उसके साथ जुड़ जाते हैं। और मुझे लगता है कि बस इतना ही कहूंगा कि बस संस्कृत अगर पढ़ेंगे तो अपनी संस्कृति को जानेंगे, भारत को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे, क्योंकि ये भाषा अपने आप से लेकर पूरे वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। और जो भाषा स्वयं से लेकर पूरे विश्व तक पहुंचाए वही आपको सही मार्ग दिखा सकती है। तो ये दर्शन की भाषा है, विज्ञान की भाषा है, ये आयुर्वेद की, योग की, हर विषय में आप देखेंगे संस्कृत है, बस हम देख नहीं पाते हैं। तो सभी से श्रोताओं से आपके और सभी से जो संस्कृत प्रेमी हैं उनसे यही मेरा संदेश है कि ये पठतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा है आपने कि इसको थोड़ा सा बस प्रेम करने की आवश्यकता है, तो संस्कृत को हम बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। और एक बार फिर से आपने जो संस्कृत प्रयोगशाला का निर्माण किया है, बच्चों को आप जो शिक्षित कर रहे हैं संस्कृत भाषा में, तो उसके लिए हम आपको एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आने वाले समय में लगातार आपके प्रयास फलीभूत होते रहें, ये कामना करते हैं। उदित जी, हार्दिक आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।